काफी काफी एक चर्चा का विषय बनी थी, क्योंकि उससे पहले जो शिक्षा नीतियां थी वो कांग्रेस या फिर पूर्ववर्ती सरकारों के दौर में आई, और जो उनके एजेंडे को सूट नहीं करती थी, तो इसलिए उस पे काफी विवाद सी स्थिति बनी। क्या इस नीति में था, क्या अच्छाइयाँ थी, क्या कमियां थी, इसी पे हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं। और साथ ही साथ इसको समझने की भी कोशिश करेंगे कि ये नीति है क्या। तो मैं आग्रह करता हूँ आदरणीय ब्रिगेडियर साहब से कि वो आप इस चर्चा की शुरुआत करें। नई शिक्षा नीति 2020। इसके बाद भी कुछ उसमें संशोधन हुए हैं समय समय पर, और उस पे चर्चा हम लोग इसी के साथ में कर लेंगे, लेकिन ये जो बेस डॉक्यूमेंट है वो 2020 का रहेगा। ये डॉक्यूमेंट नेतृत्वशाला ग्रुप में भी डाल दिया जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। धन्यवाद। ब्रिगेडियर साहब, शुरू करिए आप। जी जी। सभी को नमस्कार। नई शिक्षा नीति में ये तो बता ही दिया अभिषेक ने। जो स्कूली शिक्षा संरक्षण में बदलाव किया है वो 10+2 की जगह 5+3+3+4 और 3 से 18 साल की आयु के बच्चों का ये कवर करती है। मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक ग्रेड 3 से सभी छात्रों को मूलभूत शिक्षा देने की कोशिश की गई है, ऐसा कहा है। बहु विषय शिक्षा है, सभी अपने पसंदीदा विषय सिलेक्ट कर सकते हैं। डिजिटल और टेक्नोलॉजी को ज्यादा ध्यान दिया है। शिक्षकों का भी विकास का कुछ इसमें प्रोविजन है। उच्च शिक्षा में भी सुधार है, अब स्नातन डिग्री 4 साल में होगी। तो इस तरह ये इसकी कार्य योजना में एक विस्तृत योजना बनाई है सरकार ने। संसाधनों का आवंटन भी करा है, टीम भी बनाई है और प्रगति की निगरानी के लिए भी कोशिश की जा रही है, और समस्या समाधान का भी कुछ है। नई नीति में प्रमुख मुख्य तो बिंदु तो ये बता ही दिया है। और अभी इसका बजट करीब इस साल 1,28,650 करोड़ का है, जिसमें करीब करीब 60% स्कूल शिक्षा के लिए है। ये एक अच्छी बात है। और इसके 1925 में भी कई पहल शुरू हुई है, जैसा जी अभिषेक जी बता रहे थे। और इसकी चुनौतियां भी हैं कि इसमें संसाधनों की कमी और शिक्षकों का प्रशिक्षण सबसे जरूरी है, क्योंकि हमारे यहाँ शिक्षक इतने ट्रेंड नहीं है। तो ये एक मेन इश्यू है। और व्यवसायिक शिक्षा का भी जोर है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी इसमें शायद कवर किया गया है। तो इस तरह ये मेन तो बड़ी बड़ी है। और बोर्ड परीक्षा नो डिटेंशन पॉलिसी भी है। बोर्ड परीक्षाएं 2 बार होंगी साल में, इस तरह का है। तो इसका इसकी स्ट्रेंथ तो ये है कि एक तो 5+3+3+4 ये अच्छा हो गया बच्चों के लिए। मूलभूत सुरक्षा होगी। व्यवसायिक शिक्षा का भी पे भी जोर है, डिजिटल और टेक्नोलॉजी पर जोर है। कमजोरियां ये है कि इसमें संसाधनों की कमी है। शिक्षकों का प्रशिक्षण अच्छा नहीं है। असमानता है शिक्षा में। और इसमें अपॉर्चुनिटी ये है कि गुणवत्ता में शायद सुधार होगा, विकास होगा और आर्थिक विकास भी होगा। इससे सबको नौकरी वगैरह मिलेगी। तो खतरे ऐसे हैं कि इसको योजना लागू करने में कई चुनौतियां हैं। संसाधनों की कमी है, असमानता है। धन्यवाद। मैं इतना ही कहना चाह रहा था। धन्यवाद ब्रिगेडियर साहब। आचार्य अंतरंग जी, इस विषय को आप आगे बढ़ाइए। नई शिक्षा नीति जो आई है 2020 की, उस पे थोड़ा सभी साथियों को बताइए। आचार्य अंतरंग जी। आचार्य अंतरंग जी। हाँ, नमस्कार। नमस्कार। हेलो। हाँ, मैं बोलूँ। हाँ हाँ, आवाज आ रही है, आ रही है। एक्चुअली जी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020, सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारी बातें हुई। NEP जब लागू होना था, तब भी बहुत सारे जो CBSE के
एनसीईआरटी के लोग के साथ हम लोगों की वार्तालाप होती थी। हम जैसे मतलब आचार्यों को भी कभी कभी मौका मिला। एक इंटरनेशनल सेमिनार हुआ था इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में, तो उस समय तक बात चल रही थी 2012 में। और फिर बाद में ये हम लोगों ने भी प्रपोजल दिया कि कैसे जो गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम है इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हुई है, लेकिन अभी भी जो ओवरऑल जो दिखता है वो कि मैकॉले की शिक्षा पद्धति पर ही सब कुछ एक्चुअली उसी पर डालने की कोशिश है। सिर्फ जो मुझे एक ही जो हाईलाइटिंग पॉइंट जो दिखता है वह है कि पंच कोशास बेस्ड एजुकेशन, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो हम लोगों की शिक्षा के साथ जो गुरुकुल शिक्षा पद्धति है उसके साथ जोड़ा जा सकता है। तो पंच कोशास में जो हमारी सबसे अच्छी बात यह है कि जो गुरुकुल शिक्षा होती थी उसमें हमारा मन का जो स्तर है, सबसे पहले जो है अन्नमय कोश शरीर का, उसके बाद है प्राणमय कोश जो हमारी श्वास क्रिया का, तीसरा हमारा मनोमय कोश जो हमारी बुद्धि का, और विज्ञानमय कोश जो हमारी चेतना का, और आनंदमय कोश जो भक्ति सेवा और साधना सत्संग का। तो यह सब एक्चुअली ये जो पूरी जो प्रकृति के साथ सामंजस्य में परमात्मा के साथ मिलकर के जो जीवन पद्धति था, जिसमें शरीर परिवार समाज प्रकृति और पूरा विश्व ब्रह्मांड के समरसता सह अस्तित्व में जो जीवन था, वह जीवन दरअसल यह पंचकोश शिक्षा में था। तो अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए इसको लाया गया है, लेकिन अभी तक कोई मॉडल बना नहीं है। जैसे मेरा जो इन्फॉर्मेशन है उसमें अभी तक कुछ बना नहीं है। इसीलिए हो सकता होगा तो कहीं अगर कोई मॉडल बन गया होगा आप लोगों के नॉलेज में किसी के, तो मुझे बताइएगा। लेकिन मैं तो अभी ऐसा सुना नहीं कि कोई मॉडल बना है। इसीलिए ये एक है। हाँ, इतना जरूर है कि मुझे मौका मिला, एक स्कूल है यहाँ जीवा पब्लिक स्कूल है फरीदाबाद में, तो वहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के न्यू एजुकेशन पॉलिसी के 2020 के अधिकारी आए थे और उन्होंने इस विषय पर चर्चा किया था। और उसमें पंचकोशा बेस्ड तो था, तो हमने एक पेपर प्रेजेंट किया था। अभी मुझे एक्चुअली पता नहीं था, मैं उसका वो जो एनईपी 2020 के लिए जो पीपीटी हमने बनाया था वो इस पर पंचकोशास बेस्ड पर, वो मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप में, तो आप लोग देख हम्म। लीजिएगा। इन लोगों को जो भी ग्रुप में नहीं हो तो आप अपना नंबर डाल दीजिएगा तो मैं भेज नहीं, दूंगा। उसको आप प्रेजेंट धन्यवाद। कर सकते हैं, अगर अभी आप प्रेजेंट कर सकते हैं तो कर सकते हैं उसको। अभी वो चूंकि मेरे पास यहाँ पर मोबाइल में है हम्म। नहीं, और वो मुझे श्री ये जी। करना पड़ेगा। तो मैं उसको देखता हूँ। मैं 5 मिनट मुझे दीजिए, तब तक आप चर्चा जारी रखें। अगर मुझे मिल जाता है या मोबाइल ईमेल पर होगा तो मैं डाउनलोड करके करता हूँ। मुझे 5 मिनट दीजिए। जी जी, धन्यवाद आचार्य जी। आ, ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है इसमें कई सारे डायमेंशन थे। मैं आपको अगर कुछ इसके महत्वपूर्ण बिंदु बताऊं, इसका पॉलिसी ड्राफ्ट मैंने भेजा हुआ है, ग्रुप में पड़ा हुआ है, आप लोग देख सकते हो। और जिसको इसको चाहिए तो वो अवेलेबल है, इंटरनेट पे अवेलेबल है, वहाँ से मिल जाएगा। इसमें आ, कुछ विषय हैं जो मैं आ, पढ़ के बता देता हूँ। पहली है स्कूली शिक्षा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में स्कूली शिक्षा उन्होंने पहला रखा है, भाग एक, जिसमें प्रारंभिक बाल्यकाल देखभाल और शिक्षा, मतलब सीखने की नींव, इस पर इन्होंने कई सारी चीजें बताई हैं। दूसरा जो है वो है बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान, मतलब लोगों को साक्षरता कैसे बढ़ाई जाए और कैसे संख्या ज्ञान दिया जाए, इस पे है। तीसरा इनका बिंदु है ड्रॉप आउट पे को कम करना। बच्चे बहुत सारे ड्रॉप आउट हो जाते हैं,
स्कूल तो जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती जाती है वो ड्रॉप आउट होते जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी संख्या काफी ज्यादा होती है। मतलब स्कूल गया तो क्लास फर्स्ट पढ़ा, सेकंड पढ़ा ही नहीं, छोड़ दिया, या सेकंड थर्ड पढ़ा, फोर्थ पढ़ा ही नहीं। तो ड्रॉप आउट कम कैसे हो, उसको कैसे सुनिश्चित किया जाए। फिर इसके बाद स्कूलों के पाठ्यक्रम और शिक्षण शास्त्र पर आधारित कैसे एकीकृत, आनंदमयी, रुचिकर बनाया जाए। अभी जो शिक्षा व्यवस्था है, जो शिक्षा इसमें स्कूलों में पाठ्यक्रम है, वो थोड़ा सा नीरस टाइप का है, तो उसको कैसे रुचिकर बनाया जाए, इसको लेके कुछ इन्होंने चीजें रखी हैं। शिक्षकों का कैसे ट्रेनिंग किया जाए, कैसे उनको एक पूर्ण शिक्षक बनाया जाए, उसके लिए कुछ इन्होंने चीजें रखी हैं। फिर एक इंक्लूसिव एजुकेशन जिसे बोलते हैं, कि सभी को लेके चलने वाली समावेशी शिक्षा कैसे दी जाए, उस पर इन्होंने कुछ बातें रखी हैं। स्कूल कॉम्प्लेक्स और क्लस्टर के माध्यम से कुशल संसाधन और प्रभावी गवर्नेंस कैसे किया जाए। जो स्कूल बने हुए हैं, उनके क्लस्टर हैं, उनसे उनके माध्यम से कैसे किया जाए। तो ये जो जो बात हो रही है, ये प्रारंभिक मतलब प्राइमरी एजुकेशन की बात हो रही है, कि इस लेवल पे उन्होंने इस पॉलिसी में दिया है। फिर दूसरा जो आता है वो आता है हायर एजुकेशन। तो विश्वविद्यालय की शिक्षा को कैसे बनाना है, क्योंकि अभी विश्वविद्यालयों में बहुत सारी विसंगतियां हैं, बहुत सारे विश्वविद्यालय हैं जो मात्र कागजों में चलते हैं। तो ऐसे विश्वविद्यालयों को कैसे व्यवस्थित किया जाए, और एक जो फ्यूचर जो ग्लोबल रैंकिंग निकलती है, उसमें टॉप 500 विश्वविद्यालयों में भारत के मुश्किल से दो चार, एक दो आते हैं। तो ये स्थिति कैसे सुधारी जाए। फिर संस्थागत पुनर्गठन और उसको कैसे सही किया जाए। शिक्षा को बहुविषयक कैसे बनाया जाए, और लोगों को किसी एक स्ट्रीम में ना बांधते हुए उनके रुचि के अनुसार, उनके सीखने के अनुसार कार्यक्रम तैयार किए जाएं। फिर इसके बाद नवीन जो अनुसंधान है, उनको कैसे इसमें समावित किया जाए। और ये जो एक होता है अ, शिक्षा में अनुसंधान कैसे करके उसको और मतलब आज के हिसाब से प्रासंगिक बनाया जाए। कुछ और बातें हैं जो कि उच्चतर शिक्षा और प्रारंभिक शिक्षा से हटके भी हैं। इनमें एक है व्यावसायिक शिक्षा। व्यावसायिक शिक्षा पे क्या काम होना चाहिए, प्रौढ़ शिक्षा पे क्या काम होना चाहिए, भारतीय भाषाओं का कैसे उन्नयन किया जाना चाहिए, प्रौद्योगिकी पे शिक्षा कैसे होनी चाहिए, ऑनलाइन और डिजिटल शिक्षा का क्या आ, मानदंड हो सकता है, कैसे उसको हम लोग उसके माध्यम से, ऑनलाइन डिजिटल माध्यम से इसको हम प्रचारित कर सकते हैं, शिक्षा को बढ़ाया जा सकता है। फिर इसके बाद इन्होंने सबसे लास्ट में उसका क्रियान्वयन की नीति दी हुई है, कि कैसे वो क्रियान्वित करेंगे। उन्होंने केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड, एक जो पुरानी संस्था है, उसको कैसे वो मजबूत बनाएंगे, उसके बारे में इन्होंने कुछ चीजें बताई। फंडिंग कहाँ से होगी, कैसे होगी, उसके बारे में है। कैसे इसको कार्यान्वयन होगा और कैसे जो है इसको एग्जीक्यूट किया जाएगा, वो सारी चीजें दी हैं। तो ये डॉक्यूमेंट का मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया कि इस तरह का डॉक्यूमेंट है, इसमें ये विषय हैं। तो इसमें प्राथमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा, और ये जितने भी शिक्षा संबंधित पहलू हैं, उन पे सभी पे कुछ न कुछ इन्होंने दिया हुआ है। तो आप लोग देख सकते हैं। और साथ ही साथ इस पर तो काफी समय से चर्चा हुई है, लेकिन हम लोग थोड़ा लेट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोगों का ये विषय धीरे धीरे अब रूप ले रहा है। तो उसी हिसाब से अब ये पॉलिसी मैटर पे भी हम लोगों को डिस्कशन करना पड़ रहा है, और सभी को मालूम होना आवश्यक है, इसलिए ये आज इसकी चर्चा की जा रही है। तो बस मुझे इतना ही कहना था, आगे हम इसको लेके बढ़ते हैं। हमारे आचार्य जी, क्या आप वो प्रेजेंटेशन दिखा सकते हैं जो पंचकोशा बेस्ड एजुकेशन हाँ हाँ, मैंने सिस्टम मैंने की डाउन बात हुई मैंने है। डाउनलोड कर लिया, शेयर कर रहे हैं। हाँ, तो आप शेयर मैंने करिए, फिर डाउनलोड इसके कर बाद लिया, श्री जी, हाँ श्री जी इस पे आगे की बात रखेंगे। आप पहले आप इसको मैं प्रेजेंट शेयर कर कर रहा दीजिए। हूँ, जी जी शेयर कर करिए। रहा हूँ। जी।
ये स्क्रीन दिख रहा? हेलो, स्क्रीन दिख रहा है क्या? जी जी, दिख रहा है, दिख रहा हाँ है। दिख रहा है। अच्छा, ये है, इसका नाम है जीवा लर्निंग सिस्टम कोरिलेशन टू पंचकोशास इज एनईपी 2020। ये एनईपी 2000 न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 पर ये प्रेजेंटेशन एक है। इसका हम दूसरा अभी हम फोटोग्राफी भी दिखाएंगे। इसमें यहाँ पर ये है कि जो अभी का जो एजुकेशन है उसमें जो ग्रोथ है, और वो उसके बाद जो ये देखिए पंचकोशास, इसमें यह एक दिख रहा है कि जो to create a happier and healthier and peaceful society by reviving the Vedic Indian sciences through Ayurveda education and culture। अब इसमें है कि बिलीव्स है कि ग्रोथ कम्स फ्रॉम विद इन, ग्रोथ अनलॉक्स व्हेन वी नर्चर द नेचर ऑफ एन इंडिविजुअल, building growth competencies in a lifelong journey। Every child is unique. Every child has potential to thrive and succeed in their own way। और nurture the nature, focus on supporting and developing the natural strength and qualities of individual। अब ग्रोथ कम्स फ्रॉम विद इन जो प्रोग्राम है उसमें है सेल्फ एंड अदर्स एनवायरमेंट, क्या सोशल वेलबींग, एम्पैथी एंड इंटेलिजेंस फॉर ए हार्मोनियस सोसाइटी। डी के एन मतलब दिनचर्या के नियम, promotes self mastery through disciplined daily routine। Swadhyay is self introspection, that is encourages this self awareness and personal reflection from emotional and mental growth। एंड बॉडी कंस्टिट्यूशन टेस्ट, दैट इज आपका जो हमारे जो प्रकृति है, ये पहले जमाने में था कि हम लोग प्रकृति बच्चे समझते थे, तो वह प्रकृति को समझाने का जो ये है ना, वात पित्त कफ किसका कौन प्रकृति है, ये इसको समझना चाहिए। राइट, अभी देखिए क्या है कि जो जीवा लर्निंग सिस्टम यहाँ पर जो बात कही जा रही है वो एनईपी बेस्ड है, मतलब न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर बेस्ड है। उसने नाम सिर्फ अपना दिया है साथ में, क्योंकि उसको यहाँ पर एडॉप्ट किया था। यहाँ लिखा हेलो, आवाज चली गई, ये मेरी आवाज आ रही? अब आ गई, आगे आ गया, वो प्रेजेंटेशन गायब हो गया क्या? हाँ गायब हो गया। प्रेजेंटेशन नहीं आ रहा है, आप वो करिए। सॉरी, वो नेटवर्क चला गया था। अभी आ रहा है? हाँ, हाँ आ रहा आ है। गया। हाँ, तो ये जीवा लर्निंग सिस्टम प्रेजेंट्स ए पैराडाइम शिफ्ट फ्रॉम द कन्वेंशनल एजुकेशन मॉडल, अलाइनिंग इटसेल्फ with the holistic framework of Panchkoshas, that is 5 layers of human existence। While the current education system primarily focus on grades, marks, and rote learning, है ना, और जीवा लर्निंग सिस्टम emphasizes skill development, self awareness, and nurturing the inherent potential of every child। Below is the comparative analysis in relation to पंचकोशास। अब देखिए, ये पंचकोशास का यहाँ पर जो है कंपैरिजन है दोनों का, करंट एजुकेशन और जीवा लर्निंग सिस्टम को आप लोग ये समझिएगा कि नाम उन्होंने अपना जीवा का दिया हुआ है, एक्चुअली एनईपी है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। इसको हम लोगों ने एनईपी के अनुसार देखकर ड्राफ्ट किया था, तो उसके अनुसार हमने लिखा है। तो इसमें है करंट एजुकेशन सिस्टम अभी क्या है, आप देख लीजिए कंपैरिजन में। इट ओवरलुक्स द फिजिकल हेल्थ, है ना, बियॉन्ड बेसिक फिजिकल एजुकेशन क्लासेस। अब लिमिटेड एम्फेसिस ऑन न्यूट्रिशन एंड इंडिविजुअल फिटनेस रूटीन्स, insufficient integration of traditional practices like yoga into the curriculum। अब इसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी में है कि दैट इज ये बेस्ड ऑन पंचकोशास, दैट इज होलिस्टिक अप्रोच टू द फिजिकल वेलबींग with indoor outdoor games tailored to individual interest। Yoga programs like Jivanand promoting physical strength, flexibility, and variety,
Body constitution test, that is Vat Pitta Kapha, based on Ayurveda to create customized nutrition plans for students, daily routine to integrate mindfulness and movement for better health and stamina. ये पहला कोश का हुआ जो अन्नमय कोश है, ठीक है। उसके बाद हमारा दूसरा कोश है प्राणमय कोश। प्राणमय कोश मतलब कि वो एनर्जी और वाइटलिटी फॉर इंडिविजुअल एंड सोशल वेलबींग का है। तो उसमें है जो करंट एजुकेशन सिस्टम है, लिटिल और नो फोकस ऑन प्रैक्टिसेस दैट एनहांसेस द life energy or vitality, and minimal exposure to the real world social engagement and environmental stewardship. अब इसमें जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें है कि इट एनहांसेस वाइटलिटी एंड फोस्टर्स social responsibility through breathing exercises and pranayama, which improve energy, focus, and emotional stability. Practical skills like road safety, walking on left side instill discipline. Herbal gardening, students plant, nurture, and care for the medicinal plants, fostering a connection with nature. Social initiatives like visits to old age homes and activities such as cloth distribution, promoting empathy and community bonding. उसी प्रकार मनोमय कोश, दैट इज अब मेंटल एंड इमोशनल वेलबींग में आ गया। यहाँ करंट एजुकेशन में है कि हाई स्ट्रेस एनवायरनमेंट, प्रायोरिटाइजिंग एकेडमिक परफॉर्मेंस ओवर मेंटल हेल्थ। बहुत ज़्यादा मतलब आपको टारगेट दिया जाता है पढ़ने का, इतना कोर्सेज रहता है, बच्चे रट रट के वो एग्जाम के लिए ही पढ़ते हैं सिर्फ। फिर लिमिटेड स्कोप फॉर सेल्फ अवेयरनेस, इमोशनल रेगुलेशन ऑन और माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस। अब नाउ न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या है कि इट प्रमोट्स इमोशनल इंटेलिजेंस एंड मेंटल वेलबींग थ्रू स्वाध्याय, दैट इज सेल्फ स्टडी. Students reflect on their thoughts, action, and emotions. Classes on self-awareness and environmental consciousness to foster emotional maturity, and meditation practices to reduce stress and enhance focus. ये आपका मनोमय कोश का। इसके बाद है एक और है मनोमय कोश का पॉइंट, वो है बॉडी माइंड कॉन्स्टिट्यूशन स्टडी यूजिंग आयुर्वेदा, दैट इज वात पित्त का फ्रेमवर्क, एनेबलिंग स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड their emotional tendencies and better manage stress. ये इसमें भी था आपका, आपके यहाँ पर देख लीजिए, इसमें भी है ये आपका जो बॉडी माइंड कंपोजिशन वाला, ये अन्नमय कोश में भी आप देख सकते हैं और यहाँ पर भी है। ये अन्नमय कोश में हम बिल्कुल शरीर पर फोकस कर रहे हैं, यहाँ पर हम इमोशंस पे, मेंटल हेल्थ पे हम फोकस कर रहे हैं, वात पित्त कफ का। अब आ गया जो है विज्ञानमय कोश। वो विज्ञानमय कोश है इंटेलेक्चुअल, क्रिएटिव एंड इंट्यूशनल डेवलपमेंट। करंट एजुकेशन फोकसेस ऑन थियोरेटिकल नॉलेज, ऑफन नेग्लेक्टिंग क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रैक्टिकल स्किल बिल्डिंग। अब आप आईआईटी और आईआईएम से पढ़ने वाला बंदा भी का विज्ञानमय कोश डेवलप नहीं रहता है, इसीलिए क्योंकि जो जब वो बच्चे जो किशोरावस्था में आते हैं 12 वर्ष के बाद, तो यह जो क्रिएटिव एक्टिविटीज है वह बंद हो जाती है, वह रहती नहीं एजुकेशन सिस्टम में। तो दैट इज लिमिटेड एक्सपोजर टू मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ओके, अभी क्या है जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, इट एनकरेजेस इंटेलेक्चुअल ग्रोथ, creativity and problem solving through entrepreneurship, skill development, preparing students for real world challenges, practical exposure to Ayurvedic farming and sustainable agriculture practices, engagement with the Gramodyog, village industrialization, to connect students with traditional industries, creative outlets such as art, craft, painting, music, dance, and drama, fostering innovations and emotional expression, training in advanced technology like robotics, artificial intelligence, and drone technology, preparing students for the future. ये बाहर भी है एआई वाला काम, रोबोटिक्स वाला काम, मतलब करंट एजुकेशन में, लेकिन इसको हम लोगों ने यहाँ पर जो बेस है उसका स्पिरिचुअलिटी, आर्ट एंड क्राफ्ट, म्यूजिक, डांस, ये सब के साथ जोड़ा हुआ है, आयुर्वेदा, योगा सब के साथ जोड़ा हुआ है। फाइनली आनंदमय कोश जो इंट्यूशनल और स्पिरिचुअल वेलबींग है, उसमें जो करंट एजुकेशन में तो बिल्कुल नहीं है, नेग्लेक्ट्स स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड कनेक्शन विद द इनर जॉय एंड पर्पस, and focuses on external achievements rather than nurturing inner peace or ethical values.
न्यू एजुकेशन पॉलिसी में रहेगा ही, इट इज प्रायोरिटाइजेस स्पिरिचुअल एंड एथिकल डेवलपमेंट थ्रू prayers and mantra chanting to create a spiritual grounding and connect with higher values. Bhagavad Gita study and Swadhyay providing life lessons in ethics and self-discipline. Opportunities for reflective practices like blog writing and mantra study. And participation in rituals such as Havan and Kirtan to instill sense of community and reverence. Engagement in Nishkam Karmyog selfless service through social projects fostering humility and sense of purpose. तो ये एक हुआ। दूसरा एक और आपको प्रेजेंटेशन जस्ट हम खाली शेयर कर देते हैं, ये देख लीजिए कि इसमें है एक मिनट। यस, ये देखिए, ये है जो पंचकोशा से यहाँ दिख रहा है आप लोग को, ये प्रेजेंट, ये पीपीटी। हेलो, जी दिख रहे। ये देखिए पंचकोशा जो 5 लेयर्स ऑफ माइंड है, इसका जो मैंने अभी कंपैरेटिव स्टडी किया था, इसमें ये देखिए अन्नमय कोश का हमने सिर्फ अभी फोटोग्राफी, हम उसको फिर अभी ये नहीं लिखा हुआ है कि कैसे हम पंचकोशास में पहला कोश हमारा जो है वो है योगासन और डांस ड्रामा और ये हमारा सात्विक आहार, ये हमारा पहला है। दूसरा है हमारा प्राणायाम, जो प्राणमय कोश है वो प्राणायाम है, प्राणायाम पर डेवलपमेंट है इसका, प्राणमय कोश पर। अच्छा, तीसरा है आपका जो मनोमय कोश। मनोमय कोश के लिए प्राणायाम के साथ साथ हमारा प्रत्याहार है। प्रत्याहार में हमारा स्वाध्याय है और योग निद्रा है, जो मन हमारा जो चाहिए उसके अलावा फालतू चीजें दिमाग में ना आए, उसके डेवलपमेंट है। उसके बाद है विज्ञानमय कोश। विज्ञानमय कोश पर है हमारा ध्यान है, स्वाध्याय है और समझदार। स्वाध्याय का मतलब आध्यात्मिक अध्ययन है, स्क्रिप्चर्स। और उसके बाद है हमारा ये आनंदमय कोश। आनंदमय कोश में कीर्तन, ध्यान, ये सेवा, यहाँ थोड़ा सा देखिए, ये सेवा का ये एक ये सर्कल है कि देखिए हम सबकी सेवा करते हुए दिख रहे हैं यहाँ पर इस स्केच में, है ना। पशु पक्षियों की भी सेवा करते हुए इस स्केच में दिख। इस तरह से ये पंचकोशास है, ये यौगिक नृत्य है इसमें। और ये हमारा पंचकोशास का एक ये है कि हमारी जो हस्त मुद्राएं हैं, तो ये सभी मुद्राएं हमारी अलग अलग कोश डांस में जो देख रहे हैं, ये कौशिकी बोलते हैं, तो पंचकोश को एक्टिवेट करता है ये। तो ये भी आपके जब ये कोई भी नृत्य करते हैं ना, तो जब पंच जो हमारी जो पंजे के जो 5 उंगलियां हैं वो जब लगते हैं तो उससे ये हमारी पांच पांच कोश डेवलप होती है। और इसी प्रकार इन मुद्राओं से भी हमारा 5 कोश डेवलप होता है, ठीक है ना। तो ये अलग अलग मुद्राएं आप देख रहे हैं, ये सब मुद्राएं हमारी ये कोश जो पंच हमारा इंद्रियां हैं उसके आधार पे, सॉरी पंच महाभूत है उसके आधार पर। हम्म, तो ये है, राइट। तो इस तरह से डेवलपमेंट का है। और ये कौशल पंच एक, फिर प्रैक्टिकल हमारी ये सब प्रोसेसेस हैं कि ये हम करेंगे योगासन, प्राणायाम, ध्यान वगैरह। सात्विक आहार, ये इस तरह का आहार लेना, ठीक है। तो ये डेवलपमेंट की हम प्रैक्टिकलिटी बता रहे हैं। बहुत सारे लोग जंक फूड पर अभी जीवन बिता देते हैं, ये नहीं करना। सात्विक प्राकृतिक आहार, फिर योगासन और हमारा प्राणायाम और ध्यान, ये है। धन्यवाद। बहुत अच्छा। तो ये तो थोड़ा सा उसका एक आंतरिक विषय है जिस पर आपने काफी विस्तार से बताया। अभी मैं आग्रह करूंगा श्री जी से कि ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है और अभी ये जो पंचकोश आधारित शिक्षा व्यवस्था है, इस पर जो सरकारी पहल है और जो पुरानी व्यवस्था थी उसमें
क्या अंतर आया है, क्या बेहतर किया जा सकता है, या क्या कमियां आई हैं, दोनों ही चीजें। तो श्री जी, आप आगे चर्चा को आगे बढ़ाइए और बताइए कि ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी से क्या फायदे मिलेंगे, क्या नुकसान होंगे, क्या और उसमें सुधार किया जा सकता है। श्री जी। मेरी आवाज आ रही जी जी, आपकी आवाज आ रही है। है? हाँ, आज बहुत सारे कारणों से मैं दिन भर साइलेंस में था हम्म। और सो गया था, तो इसलिए मैं बहुत एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं हो पाएगा, लेकिन थोड़ा बहुत जो भी हो पाएगा। सबसे पहले ये हम लोगों को आपस में सवाल पूछना है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी हो या कोई भी पॉलिसी, हम लोग भी मिलके एक नई पॉलिसी बनाने की अगर सोच रहे हैं कि क्या एजुकेशन हो, कैसा हो, एजुकेशन क्यों हो, तब वहां पे हो जाता है कि उस एजुकेशन में क्या क्या दिया जाए। तो सबसे पहला सवाल तो यही पे हो जाता है कि एजुकेशन क्यों हो। एक मानव संपूर्ण मानव बने, उसके लिए एजुकेशन अलग होना चाहिए। और एक मानव अपनी जिंदगी को सिर्फ व्यवसाय के रूप में, कि मैं शिक्षा लेके उस शिक्षा का फायदा उठाऊं कि अपने जीवन को मैं रोजी रोटी कमा सकूं, अपनी जिंदगी को व्यवस्थित कर सकूं, तो ये बड़ा छोटा सा पहलू हो जाता है। अभी तीन मेन यूनिट्स आ रही हैं: सरकारें, ये सरकारी महकमे से जुड़े हुए लोग, माता पिता या समाज के लोग, और विद्यार्थी। विद्यार्थी की रिक्वायरमेंट कुछ और है, समाज के लोग, माता पिता, उनकी रिक्वायरमेंट कुछ और है, और जो सरकारी ओहदे हैं, ये सरकारी लोग हैं, उनकी कुछ और रिक्वायरमेंट है। तो एक जागरूक सोच समाज के नागरिक को हम लोगों को बैठ के तीनों को समझना पड़ेगा कि तीनों को अलाइन कैसे किया जाए। अभी तीनों कॉन्ट्रेस्ट में हैं। सरकारी नौकर या सरकारी महकमा सिर्फ एक पॉलिसी कुछ भी बना देती है, चाहे वो इम्प्लीमेंट हो या ना हो, उसका कोई वास्तव में ग्राउंड रूट आज के अनुसार जरूरत हो या ना हो, कुछ अंग्रेजी के अच्छे अच्छे शब्द लिख देंगे या हिंदी के अच्छे अच्छे शब्द लिख देंगे, उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम कोई तैयारी नहीं करेंगे। आज सबसे बड़ा चैलेंज आ रहा है कि यही, जो भी न्यू एजुकेशन सिस्टम हो या हम लोग कोई नया एजुकेशन सिस्टम बना रहे हैं, उसको पास ऑन करने वाला कौन लोग है। जो पास ऑन करने के लिए टीचर्स हम तैयार कर रहे हैं, उन्हीं की तैयारी होते होते अगले 20-25 साल लग जाएंगे, तब तक ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी फिर एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बन जाएगी। तो ये बड़ा गहरा सब्जेक्ट है। हम लोगों को जो समाज के लिए चिंतित हैं, हर एक पहलू पे गहराई में बैठ के देखना है, और आपस में कम से कम तय करना है कि कैसे हम जोड़ सके सरकारी महकमे को, समाज के लोगों को और बच्चों को। अदरवाइज कुछ भी हम सिखा के बच्चों को तैयार करते हैं, उनके माता पिता कुछ और उससे उम्मीद कर रहे हैं, सरकारी महकमे कुछ और उम्मीद कर रहे हैं, और वो बच्चे समाज में आके फिट इन करने के लिए किसी तरह तैयार करते हैं कि समाज जैसा भी है उसमें जाके फिट इन हो जाओ, और वो ज्यादातर बच्चे मिसफिट ही पाते हैं। जैसे आचार्य अंतरंग ने जो भी बनाया हुआ है, बहुत सुंदर बनाया हुआ है, बहुत सारी चीजों को लेके बनाए हुए हैं, उसको और भी इम्प्रूव करने की बहुत गुंजाइश है। लेकिन वो बच्चा जब समाज में आता है तो ऑड मैन आउट जैसा हो जाता है कि समाज की रिक्वायरमेंट कुछ और है, सरकार की रिक्वायरमेंट्स कुछ और है, और वो बच्चा कहीं और जा रहा है। बड़ी गहराई में सोचने की बात है। काफी सब लोग सोच भी रहे हैं, कुछ लोग कर भी रहे हैं। अब उनका समावेश लेके कैसे आगे बढ़ाया जाए, आज के लिए मैं फिलहाल इतना ही फूड फॉर थॉट दे के छोड़ देता हूँ कि अपने आप में हर पॉलिसी अच्छी है, लेकिन कंप्लीट नहीं है। हम लोगों को अगर कंप्लीट की तरफ जाना है तो और गहराई में थोड़ा जाने की जरूरत है। थैंक यू। कोई और? अभिषेक जी, आप बढ़ा सकते हैं इसको आगे। जी, धन्यवाद श्री जी। तो बलदेव जी,
हाँ जी। अलका दीदी, पहले बलदेव हाँ जी जी। फिर अलका दीदी। बलदेव जी। हाँ जी। हाँ जी, नमस्कार सभी को। ये जो नई पॉलिसी जो आपने आज बताई सरकार के द्वारा पॉलिसी की निवृत्ता जो आधुनिक लोग हैं ना, तो हमारी जो शिक्षा है, हमारी शिक्षा पद्धति जो प्राचीन काल की, वो गुरुकुल में जिस प्रकार की शिक्षा दी जाती थी, उसमें अपने जो आत्म अवलोकन, आत्म अनुभूति, तब त्याग के द्वारा और गुरु सेवा के द्वारा शास्त्रों का स्वाध्याय अध्ययन करने के बाद फिर मैं कौन हूँ, को हम कुछ कुछ को हम किस दाता, को मैं जनी, को मैं तथा, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, को मैं जनी, मेरा पिता कौन है। इस बात का अनुभव गुरु लोग करते थे। और ये जीवन जो है केवल मात्र भोग के लिए नहीं है, जीवन जो है, अपने जीवन का उद्देश्य जो है वो आत्मानुभूति है, ऐसा हमारे शास्त्र भी बोलते हैं, हमारे गुरुजन भी बोलते थे। ये सब यही बोलती है, या सा विद्या या विमुक्ति। विद्या वो है जो कि जीवन मरण से मुक्त करे। वर्तमान को विद्या जो है वो केवल मात्र अर्थोपार्जन की विद्या है, भोग की विद्या है। तो ये विद्या नहीं है हमारी प्राचीन काल की विद्या, जिस कारण से हमारा देश विश्व गुरु था। तो वो विद्या तो है, वो आत्मानुभूति की है। और आत्मानुभूति के साथ साथ प्रत्येक प्राणी में ईश्वर का दर्शन, हमारे पंच तत्वों की रक्षा, पंच तत्वों की पूजा, और उसके साथ साथ फिर मतलब अपने इष्ट की पूजा। इन इन कारणों से, इन विद्याओं के कारण से व्यक्ति जो है वो सुखी रहता था, समाज सुखी रहता था। तो वो आज की जो विद्या है केवल मत पैसा कमाने की विद्या है, धर्म उपार्जन की विद्या है। धन उपार्जन करो और उपभोग करो, बस ये जो इसके कारण से सारा मतलब समाज अशांत है। तो शांति जो तब मिलेगी जब हम वास्तविकता को समझेंगे। तो अभी आज ये जो नई पॉलिसी जो सरकार दे रही है, इसमें भी कई प्रकार की खामियां हैं। इसमें ठीक है कि मतलब जैसे आचार्य जी ने कहा कि मतलब जो जिस प्रकार की विद्या की पॉलिसी सरकार दे रही है, इस विद्या की पॉलिसी में भी कई खामियां हैं। इसको पूर्ण रूप से हम आध्यात्मिक विद्या या प्राचीन काल की विद्या या मतलब जीवन मुक्त की विद्या, इसको हम नहीं कह सकते। तो हमारा मूल जो विद्या है वो जीवन का उद्देश्य क्या है, हम जीवन में क्यों आए, उस उद्देश्य की पूर्ति कैसे होगी। इस प्रकार की जो परंपरा, प्राचीन काल की परंपरा थी, उस परंपरा को अगर हम लाएंगे तो वही वास्तव में विद्या होगी। मैं तो ये कहूँगा। जी, बहुत महत्वपूर्ण बात है। अभी एक आर्टिकल भेजा गया था जिसका विषय था, हाँ, परसों ये आर्टिकल डाला गया था हमारे जन अभियान चैनल पर, जिसका विषय था एजुकेशन फॉर लाइफ, हाउ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर लाइफ, नॉट फॉर एग्जाम, नॉट जस्ट फॉर एग्जाम। तो अभी की जो शिक्षा व्यवस्था का जो पैटर्न बना हुआ है, लाइफ एजुकेशन का तो कहीं नामो निशान नहीं है। ये एग्जाम एजुकेशन है। और एग्जाम एजुकेशन में किस तरह से वो एग्जाम, एक एग्जाम पास करके और फिर दूसरा एग्जाम पास कर ले और फिर तीसरा एग्जाम पास कर ले और इस तरह से अपने जीवन को सफल बनाए। तो ये एजुकेशन सिस्टम है। अब ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी में वो चीजें कहाँ पर लिखी हैं, किस जगह लिखी हैं, वो तो जब ध्यान से उसको सभी लोग पढ़ेंगे या समझने की कोशिश करेंगे तो शायद कुछ चीजें समझ में आएंगी। क्योंकि पॉलिसी डॉक्यूमेंट जो होता है वो जमीन पे उतरेगा या उतारा जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर हमारे ये जो योजना आयोग होता था पहले, अब नीति आयोग हो गया है, तो प्लानिंग कमीशन जो था वो प्लानिंग कमीशन प्लान बना देता था, पंचवर्षीय योजनाएं बनती थी। और उसमें बहुत सारी ऐसी योजनाएं जो प्रथम पंचवर्षीय योजना में बनी थी वो आज भी
वैसी की वैसी ही आगे बढ़ती आ रही हैं। तो मतलब वो जो योजनाएं केवल कागजों पे बनी और जमीन पे उतर नहीं पाई। तो ऐसी शिक्षा की भी स्थिति है और सभी चीजों की स्थिति है। कहीं ना कहीं हम अ, ये हमारे व्यक्तिगत एक इसे बोलते हैं ना कि इंडिविजुअल फेल्योर भी है। एज अ सोसाइटी भी कहीं ना कहीं हम विफल साबित हुए हैं। हम सिर्फ सारा दोष सरकारों पर दें ये भी उचित नहीं है, क्योंकि हम सामाजिक तौर पर भी कहीं ना कहीं विफल साबित हुए हैं। हम सामाजिक तौर पे क्यों विफल हुए? क्योंकि हमारे समाज में जो सामाजिकता थी वो खत्म हुई है। पिछले 100 125 साल में सामाजिकता खत्म हुई है, वैमनस्यता आई है। लोग छोटे छोटे समूह में बट गए और छोटे छोटे उसमें बट गए। तो ऐसी स्थिति में जो एक समाज जब बिखरता है तो सब चीजें बिखरती हैं। तो वही चीजें परिलक्षित हो रही हैं, वही चीजें दिखाई दे रही हैं। मैं आग्रह करूंगा अलका दीदी से कि ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, इस पे अ, क्या आपको लगता है इसके आने से क्या कुछ परिवर्तन होगा? कुछ कुछ उम्मीद है? कुछ अच्छी रास्ते बनेंगे? अलका दीदी। ओम शांति। ओम मुझे तो शांति। बहुत अच्छी लगी, क्योंकि एटलीस्ट दे आर ओपन टू डिफरेंट काइंड ऑफ एजुकेशन which is very important for personality development and which is available only in some specific places, like voluntary, like if I say it will be available only in spiritual places or in ashramas or in very, very good public schools. Public schools also, I won't think these things are there. And Panchakoshiya, I myself experience when Upreti ji was teaching us yoga, and I felt that it is very good. I am telling various things, advantages of various um, ashramas or various things which I knew. I don't know this Ananda Mutt and other things. I wanted to know it, but I didn't have the opportunity. So I have gone through Brahma Kumaris, I have gone through Radha Swami, I have gone through ISKCON, and I have gone through Gita, Vedanta based Gita education. So each one has its own advantage. Brahma Kumaris place stress on acharan and discipline, and they have community. They develop community feeling, and for that they use everyday meditation and yoga. So their view is when everybody sits together, like 5,000 people collectively do yoga and meditation, and when there are old persons as well as new persons, it is the vibrations of the old seniors which help the other persons to concentrate. If you ask one individual to do yoga and meditation alone, for me it would never have been possible. Individually you need lot of strength. So, and Sauskar Parivartan. See, we all know that we are a package, good and bad, good Sauskar and bad Sauskar. And for that it is good. Now Radha Swami is the advantage that they have made this number one Dayal Bagh, that is in Agra. But become Radha Swami outside, it was not allowed to outsiders.
I could go only because the teacher I came across, he was a Radha Swami. आपका आवाज साफ नहीं आ रही है। So just like I could enter that, but otherwise. So, यस 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 यस। हाँ, तो ब्रह्मा कुमारी फॉर संस्कार परिवर्तन, Radha Swami for खेती and Gaupalan, and that they make sure that everyone staying in the colony has to spend some time right from the childhood, and even if he is a surgeon, he is somebody, he has to give he has to do farming as a seva. So that is a good advantage, and they also have lot of research also, research on consciousness, research on how the consciousness of students can be increased, and that will help them in concentrating on their studies. Now, ISKCON talks about the cycle. According to them, the cycle keeps repeating, and they teach Gita, every slok of Gita in Sanskrit, and then they have a bhashya on that, and they explain the thing. And they have Srimad Bhagavatam, and Srimad Bhagavatam, it is some 13, 14 volumes, very huge. I mean, it is a lifetime study for all those Prabhujis there, and they make it very interesting. They tell it in the story forms and also connect to something. They make it light, have jokes also in between, connect it to something like they will talk about cricket and films and this and that. So basically, it is very interesting. And then comes so these three have these varieties. The fourth is ISKCON. Fourth is Gita. That is Vedanta. This lady, I think that Vedanta school, which was there, one lady was there, no, my friend, I said, she is very good, and they have also started a Vedanta institute, but they are actually waiting for funds, because without funds, nothing can come. So this was based on their guru's research on how the application of Gita can be used for making our life very powerful. And that also is very good, because they make it very interesting about Gita again by examples, and they go basically by question answers. They teach something and immediately they ask questions to see that whether the students understand or not. So everyone has its own thing. And the Panchakoshiya I learned only from Upreti ji. And I found it useful myself, because all those things, that exercise and every day doing this for 1 hour, it really makes change and your health improves. Then my health improved. Now I am अभिषेक जी taking सुनाई नहीं दे रहा। 2 kilometer I walk every day. So that is the thing. धन्यवाद दीदी, Okay? धन्यवाद। Bye. ये जो कोर विषय है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसमें सभी का अपना अपना एक देखने का नजरिया है, पर्सपेक्टिव है अपना अपना, और उसी के बेसिस पे सभी लोग चीज़ों को इंटरप्रेट करते हैं, परखने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। वैसी स्थिति में जो पॉलिसी
जो बनाई सरकार ने वो किस चश्मे से बनाई, क्या किस सोच से बनाई, और वो केवल और केवल पेपरों पे बनाई या जमीन पे भी उतारने के लिए काम करेंगे। अच्छा, अब ये पॉलिसी जो है, इस पॉलिसी से हम क्या चीजें उठा सकते हैं या क्या चीजें हम समझ सकते हैं, उसको भी एक समझने वाली बात है। अभी हम लोग ये जो स्कूल एजुकेशन, गुरुकुल एजुकेशन और इसकी बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे अगेन यही बात आ जाती है कि जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं, जो रूल्स हैं, जो पॉलिसीज हैं, उस पे हमारी कितनी समझ है। उसके समझ के अनुसार हम अपने कैरिकुलम, अपने प्लान, अपने एक्शंस को डिजाइन करते हैं। अगर हमें कुछ कमी आती है तो इस पॉलिसी में हम पॉलिसी लेवल पे क्या रिकमेंडेशन दे सकते हैं। रिकमेंडेशन देने के कई सारे तरीके हैं। एक तो सीधे सरकार को देकर, और दूसरा ये है कि उसके लिए सामाजिक जागरूकता फैला के, कार्यशालाएं करके और बाकी तरीके से। तो ये सारे बहुत सारे विषय हो जाते हैं। अभी क्योंकि अपने समूह की ताकत उतनी नहीं है कि हम ज़्यादा बड़े स्तर पर इसको ले सकें, लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जो हमारे शिक्षा के कुछ मॉडल बनाने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं, उसमें ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को जरूर समाहित किया जा सकता है और उसको लेके आगे बढ़ा जा सकता है, और साथ ही साथ जो कमियां हैं उसको हाईलाइट करने की भी प्रयास किया जा सकता है और उसके लिए काम किया जा सकता है। अभी कई सारे वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं यहाँ पे, तो इसमें से अगर किसी को अपने इस विषय में बात रखनी है तो रख सकता है कोई भी साथी। भी हमारे पास कुछ समय है, 10-15 मिनट और चर्चा हो सकती है। मैं आ, एक मैं बोलना चाहता हूँ। जी जी, बलदेव जी। जी मेरा प्रश्न ये है कि जो गवर्नमेंट ने न्यू पॉलिसी बनाई है, तो क्योंकि गवर्नमेंट जो पॉलिसी बनाती है कि उनके जो आई एस है, आई पी एस है, उनके माध्यम से बनती हैं पॉलिसियाँ। तो क्या गवर्नमेंट उन आई पी एस एच एस वगैरह जो है उन्हीं को विश्वास में लेकर करेगी, या गवर्नमेंट को चाहिए कि जो मतलब एक वास्तविक शिक्षा जो गुरुकुल के माध्यम से मिलती है, जैसे हमारे आचार्य अंतरंग जी हैं, तो वो गुरुकुल चलाते हैं। तो क्या गवर्नमेंट को ये सुजेशन दी जा सकती है कि ऐसे गुरुकुल चलाने वाले लोगों को आप भुलाइए, उनसे इस पॉलिसी में क्या सुधार हो सकता है? तो क्या संभव है ये? क्योंकि जो पॉलिसी बनेगी शिक्षा की, तो पॉलिसी तो वास्तविक शिक्षा की पॉलिसी बननी चाहिए, ना कि जो पैटर्न वर्तमान में चला हुआ उसी पैटर्न के पर चलेगी तो उसे पॉलिसी ठीक नहीं होगी। तो पॉलिसी जो चल रही है, शिक्षा जो सरकार चला रही है, तो पैसा कमाने की शिक्षा है वो, उसमें जीवन के निर्माण की शिक्षा कोई है नहीं। तो अगर वास्तव में शिक्षा, ठीक शिक्षा की पॉलिसी बनानी हो, तो जो गुरुकुल चलाने वाले लोग हैं, आचार्य हैं, ऐसे लोगों को बुला करके उनसे परामर्श लिया जाए, फिर पॉलिसी बनाए, तब वो पॉलिसी जो है वो कारगर होगी। ऑलरेडी पॉलिसी बन चुकी है ये पॉलिसी बन चुकी है, पॉलिसी तो बनती और रहती। मैं भी बात रखना चाहूंगा अभिषेक जी। मैं डॉक्टर अरुण, नेचर यूनिवर्सिटी। हाँ 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 हाँ, डॉक्टर अरुण जी, आपका रेडमी अब आने लगा है, आपका नाम नहीं आता है असल जी। में ये मेरा न्यू मोबाइल है। मेरा पुराना मोबाइल ट्रेन में छूट गया। मैं अवार्ड लेने दिल्ली गया था, कहीं ट्रेन में छूट गया, कहीं पर वो गुम हो गया है। मैं लिखवा दिया हूँ, पुलिस उसको सर्च कर रही है, लेकिन अभी तक हाथ नहीं आया। इसलिए मैं रेडमी के नाम से ही अभी ग्रुप में शो कर रहा हूँगा। उतना मुझे मोबाइल हैंडल करना नहीं आता है। जी जी। 79, अरे 79 बोल रहे, सॉरी, 69 ईयर्स ओल्ड मैं बूढ़ा हो गया हूँ। और अरे मैं नहीं, अभी आप। चाहता, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी ऑलरेडी बन चुकी है और सारे विश्वविद्यालय में इम्प्लीमेंट हो चुकी है, सभी शिक्षण संस्थान में इम्प्लीमेंट कर दी गई है। तो जी ज़्यादा उसमें चेंज करने का और उसमें ज़्यादा सुधार लाने की हमारी टीम में, हम लोगों के पास अब कोई मौका नहीं मिल पा रहा है। उसमें ख्याल किया गया है, क्योंकि मैं भी एक मेंबर हूँ, उसमें ख्याल किया गया है कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए, जब भी अभी बहन जी बोल रही थी कि राज योगा एवं वैल्यू एजुकेशन, इन्वायरमेंटल साइंस, ये सारी पढ़ाई समय के अनुसार कोशिश किया गया है समावेश करने का। तो ये गुरुकुल या इस तरह की अन्य भी इंस्टीट्यूशन है, उसको कोई प्रभावित नहीं किया जा रहा है। आज जो राज योगा वैल्यू एजुकेशन बागवानी की पढ़ाई हो रही है, बच्चों के बीच में
पर्यावरण की शिक्षा दी जा रही है, ये सबों के लिए जरूरी है। तो जो नीति सबों के लिए बनाई गई है, करीब करीब हम देख पा रहे हैं उसमें पॉलिसी में कि समावेश किया गया है। और दूसरा जो अभी है, एक कोर्सेज का समय हो गया है। एक जो ग्रेजुएशन हम लोग 3 साल में कर रहे थे, इसके अपने 2 साल में कर लेते थे, ऑनर्स पेपर करके लोग निकलते थे। लेकिन अभी तो मौका में ये है कि बच्चे को सिर्फ 6 महीने पर इंटरनल एग्जाम देना है, फिर जो है एक्सटर्नल एग्जाम यानी यूनिवर्सिटी का एग्जाम देना है। बच्चे सिर्फ एडमिशन लेंगे, परीक्षा फॉर्म भरेंगे और फिर जो है एग्जाम देंगे। तो टीचर लोगों के बीच में सिर्फ कॉपी का एवेल्यूशन करना है, बच्चों लोगों को गाइड करने का कहीं मौका नहीं मिल पा रहा है। एक नई पद्धति में है, मतलब जो हम लोग एक बार फाइनल एग्जाम 3 साल में 3 एग्जाम देते थे ऑनर्स पेपर के लिए लेकर के, अब जो है सो 6 एग्जाम दे रहे हैं हम लोग। और जहाँ तक विषय है जो सिलेबस उस पर अमल करने में भी कठिनाई हो रही है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी प्रायः इंस्टीट्यूशन में लागू हो गए हैं और विश्वविद्यालय में चलाए जा रहे हैं। और जो करीब करीब ये मान के चलें कि पूरे भारतवर्ष में करीब करीब एक कोशिश नहीं, की गई है कि इसमें कुछ बिंदु हैं जिस पे शायद बात होने की कोशिश की जा रही है। जब देश आज़ाद हुआ तो आज़ाद होने के बाद कई बार एजुकेशन पॉलिसीज आई हैं। तो एक 68 में आई थी, एक कोई कोठारी कमीशन बना था। उसमें शिक्षा को आ, सर्वव्याप्त कैसे बनाया जाए, प्राइमरी एजुकेशन खास तौर पर उस पर फोकस था। फिर सोशल एंगल को लेते हुए, क्योंकि उस समय सामाजिक उत्थान का दौर चल रहा था, मंडल कमीशन आया हुआ था। इस तरह से सन 86 में एक एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी राजीव गांधी के टाइम पे। और फिर एक जो और कुछ महत्वपूर्ण बदलाव हुए उसमें राइट टू एजुकेशन को हम जोड़ सकते हैं। राइट टू एजुकेशन जो आया 2007-8 में आया, 9 में आया, ऐसे कुछ आया। और साथ फिर साथ इसके बाद ये 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई। तो ये जो चेंजेस आए हैं, इससे क्या शिक्षा में परिवर्तन हुआ? क्योंकि जैसे अब राइट टू एजुकेशन की हम बात करते हैं यहीं से, क्योंकि मेरी मेमोरी यहीं से चालू होती है 2008-9 से। तो राइट टू एजुकेशन है, लेकिन मुझे नहीं लगता इसका कोई सब्सटेंशियल एक कोई बहुत व्यापक असर कहीं दिखाई दे रहा है। कुछ लोग इसका लाभ ले पाते हैं और बाकी बहुत सारे लोग अनभिज्ञ हैं। बहुत सारे स्कूल तो देने से भी मना कर देते हैं या सिर्फ पेपर वर्क कर लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये जो न्यू एजुकेशनल पॉलिसी आई है, इसको कैसे लागू होगी, कैसे इस पे काम होगा, कैसे ये आगे बढ़ेगी, ये भी एक प्रश्न है। तो आप तो क्योंकि इसमें काम कर रहे हैं, आपने यूनिवर्सिटी बनाई, प्रकृति विश्वविद्यालय बनाया, तो अब बताइए कि इसके लागू होने के बाद और जो पुरानी पॉलिसियां थी उनमें जो अंतर है, और जो इसको लागू होने के बाद जो होगा, तो क्या बेहतर होगा और क्या ऐसी चीजें हैं जो जो अभी भी सुधार की आवश्यकता है, जिसको अगली पॉलिसी जब भी बने 15 साल, 10 साल, 20 साल में, तो उसमें वो जोड़ा जाए। अरुण जी। हाँ, हाँ बिल्कुल। ये पॉलिसी के तहत जितने भी अभी सेमिनार वर्कशॉप वगैरह यूनिवर्सिटी आयोजित कर रही है, यूजीसी आयोजित कर रही है, तो इसमें आगे के दिनों के लिए जो कुछ ज़्यादा फोकसिंग है, जैसे पहले हम लोग पढ़ाई करते थे, अब मैं भी पढ़ा हूँ, तो प्रारंभिक समय से बच्चों को ये ज्ञान दी जाती थी कि बागवानी आप कैसे करेंगे, हस्तकर्म आप कैसे करेंगे, कैसे फोकस था महात्मा गांधी का चरखा और खादी कपड़ा के लिए सूती कैसे तैयार करेंगे। तो ये छोटी छोटी जो उनकी हुनर थी, जैसे आप अपना काम करें और काम करने के बाद जॉब की ओर ज़्यादा अगर नहीं जा पाते हैं, जॉब नहीं ले पाते हैं, तो आपके पास हुनर है, अपनी दक्षता है, कभी आप ऐसा नहीं होगा कि आपके समझ बेरोजगारी की स्थिति हो जाएगी। जैसे फायर एंड सेफ्टी मैनेजमेंट की पढ़ाई जो चल रही है, आप पढ़ें, आईटीआई की जो पढ़ाई होती है, इलेक्ट्रिशियन की, डीजल मैकेनिक की, ड्राइवर की, तो इसमें थोड़ा सा एक कमी आ रही है। इन्वायरमेंटल साइंस इन्होंने कंपलसरी कर दिया है, सबों को पढ़ना है ग्रेजुएशन स्तर पर। ये सब लोग जान रहे हैं, राज योगा सबों को करना जरूरी है।
वैल्यू एजुकेशन, मूल्यनिष्ठ शिक्षा पर सबों को फोकस करना है। तब जब हम आप स्वस्थ रहेंगे, तभी हम स्वस्थ मन के साथ जो है दृढ़ संकल्प के साथ ये एजुकेशन के लिए आगे बढ़ पाएंगे। अभी जरूरत कुछ कुछ है जो हमारे बीच से सिलेबस से हट गए हैं, उसको अगली इनके प्रयास में उसको जोड़ने की जरूरत है, जिससे हम आत्मनिर्भर की दिशा में काम करें। हम मतलब हमारे बच्चे के बीच में शुरू से बीच बने कि हाँ योगा जरूरी है, तो योगा के बाद राज योगा भी जरूरी है, मेडिटेशन मेन पार्ट्स है। ये सारी बिंदु पर थ्योरेटिकल क्लास तो जरूरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी है। जब हम करके दिखाएंगे उनको कि योगा से आज तमाम बीमारियां, तमाम हम लोग अपने सेहत को काफ़ी तंदुरुस्त रख पाते हैं। इन्वायरमेंटल साइंस है, पर्यावरणीय शिक्षा सबों को जरूरी है। बचाना तो सबों अपने बचाना है, जहान को बचाना है, तो भाई सबको मिल करके इस अभियान में इसमें लगेंगे तभी बच पाएगा। सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नेचर बन गया या हम बोलते रहे हम अभियान या कोई व्यक्ति विशेष चलाते रहे तो ये अभियान रूप नहीं हुआ, तो व्यक्तिगत हमारी सोच हो गई, हम लेके चले। बचाना सबको है, जल जंगल जमीन जंतु जीव, क्योंकि इनके कोलैबोरेशन से ही सारी प्रक्रियाएं चल रही है, सृष्टि चल रही है। तो आगे की पॉलिसी में मैं तो ये चाहूंगा को जो हमारे बीच से हट गए हैं उनका समावेश भी जरूरी है। हमें याद है हमारे यहाँ लालू जी मुख्यमंत्री से चरवाहा विद्यालय चलाए थे, कंसेप्ट तो बहुत बढ़िया था चरवाहा विद्यालय का। अभी अभिषेक जी बोल रहे थे राइट टू एजुकेशन, 2007-8 में पॉलिसी आई, लेकिन अब कितना इम्पैक्ट कर पाया, कितना अमल कर पाए, कितना इंस्टीट्यूशन लोग इसको लेके आगे बढ़ पाए। शिक्षा सबों के लिए जरूरी है, सब लोग जानते हैं। आप प्रैक्टिकल में भी जब अच्छा, जाने पाते हैं तो हमारे यहाँ इसमें एक दूसरे तरीके से हम देखने की कोशिश करें, दूसरे तरीके से एक दूसरा चश्मा लेते हैं, क्योंकि जब हम नीतियों की समीक्षा करते जी हैं तो हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी बदलते रहने पड़ते हैं। बिफोर इंडिपेंडेंस और आफ्टर इंडिपेंडेंस, आफ्टर जब इंडिपेंडेंस। अंग्रेजों ने अपने देश में कंट्रोल लिया और सही तरीके से कंट्रोल लेना चालू किया, तो सबसे पहले जो हमारे यहाँ साथी बैठे हैं, मैकाले को तो भर भर के बातें बताते हैं। और मैकाले ने क्या किया कि मैकाले ने पूरे जो हमारा पुराना ट्रेडिशनल शिक्षा व्यवस्था सिस्टम था उसको पूरा चौपट करने का एक पूरा प्लान दिया। तो मैकाले ने तो दिया ही, लेकिन उसके बाद एक और आया था, उड उड करके उसका नाम था, पता नहीं मुझे याद नहीं है, उड कुछ बोला जाता था। तो मैकाले ने 1835 में पूरा प्लान दिया था, और उसका प्लान में ये था कि किसी तरह से हमको इंग्लिश को प्रमोट करना है, और जो अपने हिसाब के अपने नौकर ब्यूरोक्रेट्स तैयार करने हैं जो कि यस सर यस मैडम करें, और क्वीन को क्वीन बोलें, और किंग को किंग बोलें, और हमारे इशारों पे काम करें। तो मैकाले ने तो वो बीच बो दिया, और फिर वुड्स ने क्या किया कि यहाँ पर बहुत सारे जो है यूनिवर्सिटीज खोली, जो हमारी कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, चेन्नई, और पता नहीं जहाँ कौन कौन सी यूनिवर्सिटी जो हैं उसमें जो पुरानी यूनिवर्सिटी हैं सब वो वुड्स के ही रिकमेंडेशन पे खोली गई। फिर इसके बाद और उसमें और आया थोड़ा सा कि कैसे हम गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को क्रिएट करें, कैसे हम मास प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम में चेंज लाएं, और एक नेशनल सिस्टम में भी अपनी कॉलोनियल पुट डालें। तो ये 1947 तक चलता रहा। फिर इसके बाद जब देश आज़ाद हो गया तो इसमें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हमारे बने शिक्षा मंत्री। ये भी एक मज़ेदार बात है, क्योंकि हम लोग चर्चा कर रहे हैं और शिक्षा पे कर रहे हैं, थोड़ा लंबी कर लेते हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो थे वो मौलाना थे। मौलाना का मतलब ही आप समझते हैं कि मदरसा एजुकेशन से उनकी शिक्षा हुई थी, भारत में रहे नहीं थे, भारत में परवरिश नहीं हुई थी, अरब में पैदा हुए, वहीं परवरिश हुई और यहाँ आए, और यहाँ पे जो है वो कांग्रेस में कुछ महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां मिल गई। वो एक तरह के आप समझ लो कि आज के शहनवाज हुसैन और मुख्तार अब्बास नकवी जैसे थे उस समय की इंडियन नेशनल कांग्रेस में।
जिनका कोई जमीन पे जनाधार नहीं था, लेकिन पोस्टर बॉय के तौर पे यूज किया जाता था। और अध्यक्ष भी बनाए गए। और फिर इसके बाद जब देश आजाद हुआ तो शिक्षा मंत्री बने। तो एक राधा कृष्णन कमीशन कुछ करके बना। और फिर इसके बाद ये सरकारी की मैं बात कर रहा था वो आया। तो कुछ रिकमेंडेशन आई, कुछ चीजें आई, लेकिन वो चीजें वैसी ही चलती रहीं जो कि ब्रिटिशर्स ने दे रखी थी, और उसी पैटर्न पे चीजें आगे ले जाई जाती रहीं। तो अब सन 76 में एक काम और हुआ कि इसको एजुकेशन को कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया गया, और इसको सेंटर और स्टेट के बीच में डिवाइड कर दिया गया। स्टेट भी अपने हिसाब से वो चीज़ें बनाने में और एजुकेशन पॉलिसीज को अपने हिसाब से बना के चलाने के लिए वो हो गए, वो कुछ ऐसा था। फिर बाकी और ये पॉलिसी आई, 68 वाली आई, 86 वाली आई। तो इस तरह से ये 2020 में आई। अब 5334 मॉडल पे ले जाने से क्या फायदा मिला जो पहले नहीं मिलता था? अभी जो नया पैटर्न चालू हुआ है उससे टीचर की क्वालिटी में क्या इम्प्रूवमेंट हुआ, क्या बाकी चीजें अच्छी हो गई, इसमें इसको तो इवेलुएट करने में टाइम लगेगा। लेकिन फिर भी हम जो इस पॉलिसी से चीजें अपने प्रोग्राम में शामिल कर सकते हैं, उसको अपने हिसाब से, अपने चश्मे से देखकर, और उसको अपने हिसाब से उसका को प्रमोट कर सकते हैं या अपने बातों में रख सकते हैं, वो चीजें देखने वाली बात है। और क्या कमियां हैं जिनको हाईलाइट किया जा सकता है, वो देखने वाली बात है। बात को 5 साल हो चुके हैं, नई एजुकेशन पॉलिसी लागू भी हो गई है, लेकिन अब इसके असर और फायदे और नुकसान धीरे धीरे सभी के बीच में आने लगे हैं कि क्या इससे फायदे हुए, पुराने में क्या नुकसान थे जो इसमें फायदे हैं, और पुराने में क्या खूबियां थी जो इसमें नुकसान है। तो अब उसको समझने की आवश्यकता है, और उसके अनुसार ये चीजें जो हम लोग करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, उसको उसमें जोड़ने की आवश्यकता है। अभी जो हम लोग कोऑपरेटिव बना रहे हैं, कोऑपरेटिव के माध्यम से अभी सरकार ने एक एक यूनिवर्सिटी बनाई है, कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी है। तो एजुकेशन में भी कोऑपरेटिव आ चुका है। तो कोऑपरेटिव में ये कैसे जोड़ा जा सकता है, कैसे जोड़ करके उसको काम कर सकते हैं होलिस्टिक एजुकेशन और होलिस्टिक वेलनेस पे, तो ये सारे विषय हैं। और इसकी पॉलिसीज जो हैं वो भी अगर हम समझ लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं तो उससे हमें बेनिफिट ही मिलेगा। तो मुझे इतना ही कहना है। अरुण जी, अब आप आखिरी सबमिशन, ये जो है, ये पॉलिसी का खेल चला, इतने 200 सालों से चल रहा है, पहले भी चलता होगा मुझे नहीं मालूम, पहले तो सब डिसेंट्रलाइज था तो ऐसा कुछ नहीं होता था। तो ये जो 200 सालों से पॉलिसी का खेल चल रहा है, तो इसमें ये जो क्रमानुसार जो परिवर्तन आए हैं, इस पे आगे अभी क्या क्या चीजें और जोड़ी जा सकती हैं, क्या क्या चीजें हटाई जानी चाहिए, इस पे आप बताइए, क्योंकि आप तो एक सही मायने में एजुकेशन सेक्टर से जुड़ के काम कर रहे हैं। अनुज जी, आदरणीय अनुज जी, आवाज आ रही है? अरुण जी, प्रोफेसर अरुण जी। नहीं, चलिए ठीक है। तो हम आखिरी में अनुरोध करेंगे हमारे अन्य सभी साथियों से, अगर किसी को कोई विचार रखना है तो रख सकता है, और नहीं तो अभिषेक जी, वेगड़े साहब मैं जी। कुछ बोलना चाह रहा हूँ। जी जी जी, बोलिए। जो एजुकेशन पॉलिसी गवर्नमेंट की बनी है वो भारतवर्ष के लिए बनी है, जी और भारतवर्ष में काफी समुदाय भी हैं, लोग भी हैं, कई धर्म भी हैं, किस तरह से कुछ तरह काम करता है। तो उसमें
2020 में जो बनी उसके बाद इन्होंने थोड़ा सा चेंज कुछ किया है कि 2025 में कुछ उसमें ये पंचकोशीय पे भी थोड़ा जोर दिया है। तो पंचकोशीय जैसे हमारे पारंपरिक है उस तरह नहीं दिया है, इन्होंने कोशिश की है और इसका प्रयास किया है बढ़ाने के लिए, क्योंकि ये देशव्यापी नीति है तो देश में लिया है। जैसे अन्नमय कोष के बारे में उसका मतलब है शारीरिक विकास और स्वास्थ्य पर ध्यान देना, इसमें इंक्रीज हुआ है और सबकी बताई जाती है सब लेवल पे भी, मेरे ख्याल से तो इस पॉलिसी में भी ऐड है। प्राणमय कोष के लिए प्राणायाम पे भी जोर आया है स्लोली, और इसमें स्पेशली ध्यान दिया है, योग के माध्यम से दिया है, या इससे मानसिक और शारीरिक भी स्वास्थ्य ठीक रहेगा, लेकिन एज ए फिजिकल और एक्टिविटी भी इसमें पे जोर देने की कोशिश की गई है। और मनोमय कोष में मानसिक विकास के लिए और भावनात्मक विकास के लिए भी नेशनल लेवल पे ऐसे कोशिश की जा सकती है कि बच्चों में ये आए। विज्ञान में आप सब जानते हो वैज्ञानिक की प्रोग्रेस तो भौतिक विकास और ज्ञान की प्राप्ति है, और आनंदमय कोष के लिए भी आध्यात्मिक विकास या आत्म साक्षरता वगैरह पे कुछ ऐसा दिया गया है। जो आपने लास्ट क्वेश्चन पूछा कि अब आगे क्या जुड़ना चाहिए और उसमें कैसे नेशनल लेवल की बननी है, तो नेशनल लेवल में अरुण जी ने भी बताया, बहुत डिस्कस हुआ। हमारा बेसिक ये है कि हम इस प्रकृति को, इस दुनिया को, इस यूनिवर्स को समझें। तो यूनिवर्स समझने में 3-4 पॉइंट आते हैं, वो कहीं ना कहीं ऐड हो, कैसे हो ये देख सकते हैं लोग। तो एक पॉइंट तो ये आता है कि जैसे ये यूनिवर्स क्या है, और इसमें सभी लोग मानते हैं कि ईश्वर एक ईश्वरीय है, वो सुपर पावर है, वो गॉड है, वो अल्लाह है, जो भी है। तो उसमें विश्वास सभी को कहीं ये बताया जाए कि देयर इज ए सुपर पावर हु कंट्रोल दिस यूनिवर्स, उसमें विश्वास। अब विश्वास पब्लिक अपने तरीके से कर सकती है, कैसे विश्वास करें, कोई कैसे पूजा से करें, कोई किसी चीज से करें, कोई मंदिर बना के करें, कोई मस्जिद बना के करें। दूसरा मेन इंपॉर्टेंट है प्रकृति। प्रकृति पे प्रकृति में का सम्मान। प्रकृति में 5 चीजें हैं, 5 चीजों का सम्मान हो, हवा का, वायु का, पानी का, पर्यावरण का। तो इन चीजों का सम्मान हम शिक्षा में कैसे जोड़ करें, ना कि किसी और तरीके से रिला के, तो ये एक बड़ा इश्यू होगा। तीसरा छठा जो इम्पोर्टेंट हमारा प्रकृति में इश्यू है वो जीव है। तो जीव कल्याण या जीव भलाई, ये भी हम शिक्षा में कैसे क्या हो सकता है, ये जरूर ऐड करना चाहिए। तो इस तरह ये फ्यूचर के लिए ये है। और बाकी जो आपका 2 विषय बच गया, भौतिक प्रकृति, साइंस है बेसिकली, तो साइंस के बाद भौतिक प्रकृति जिसमें आध्यात्मिक और जिक्र है, उनको भी समझाने की कोशिश की जाए सबके सामान्य रूप से, ना कि किसी धर्म और उस चीज से रिलेटेड हुए, जो कि क्लियर कट साइंटिफिक वे में सत्यता है, सफाई है, वो कहीं आगे जुड़ना चाहिए, ताकि तभी हम इंसान को इंसान की तरफ ले जाने की कोशिश करें। धन्यवाद। धन्यवाद ब्रिगेडियर साहब। तो ये जो बातें आपने रखी हैं ये बिल्कुल वही हैं जिस पर हम लोग काम करेंगे और काम करने की आवश्यकता है। कोई अन्य साथी अगर कोई बात रखना चाहता है, कुछ कहना चाहता है, कह सकता है, क्योंकि एजुकेशन का विषय है, इसलिए थोड़ा सा 2-4-5 मिनट चलेगी। गोपाल जी बोलिए। हाँ अभिषेक जी, मेरा तो इतना ही कहना है, सारी रामायण पढ़ गए, सीता किसकी जोड़ू, और वही ढाक के 3 पात। ये 2 जो स्लोगन है, ये पूरा का पूरा एजुकेशन पॉलिसी पर सटीक बैठती है। हमारे कहने का मतलब है, जब प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं कर सकते हैं आप, तो उस पॉलिसी का क्या मतलब। दूसरी बात यह है कि आज देखिए लाइब्रेरी की क्या स्थिति है, छात्रों की क्या स्थिति है, वो अध्ययन करना ही नहीं चाहते,
पूरा का पूरा आपने ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ावा दे दिया है ना। आज ऑनलाइन क्लासेस के ऊपर में डिपेंडेंसी बढ़ गई है। ऐसे में ये जितनी फिलॉसफी है वो सब बिल्कुल मुझे तो बकवासी लगता है। दूसरी बात, जो अनुपयोगी चीजें हैं वो तो आपने सिलेबस में ठूस ठूस करके भर रखा है, जिसकी आम जीवन में कोई उपयोगिता नहीं मुझे ज्यादा नजर आती है। लेकिन जो चीजें मानवोपयोगी है तो उसको आपने सिलेबस का पार्ट नहीं बनाया है। संविधान, जिसके बारे में हर किसी को जानना चाहिए और अपने अधिकार के बारे में जानना चाहिए, कर्तव्य के बारे में जानना चाहिए, उसको कभी आपने परमानेंट अनिवार्य सिलेबस का पार्ट नहीं बनाया। यह मजाक नहीं तो और क्या है। और कोई भी जो थिंकर हैं इसके ऊपर मैं बोलने के लिए तैयार नहीं है। तो जो चीज होना चाहिए, जो जो चूक रह गया आज तक, हम आजादी के इतने साल के बाद भी उसको आइडेंटिफाई करके और उसको ये जो राष्ट्रवादी सरकार जो बन रही है और इसको राष्ट्र के बारे में एक लाइन का भी पता नहीं, जल जंगल जमीन जन और जानवर का संरक्षण देने की बात करने वाली उसको पूरा लूट रही है। तो इस लूटा कैसे जाता है, संसाधनों पर किसका अधिकार है, क्या ये सिलेबस का पार्ट नहीं होना चाहिए? क्या ये छात्रों को नहीं पढ़ना चाहिए? क्या ये विश्वविद्यालय को पढ़ाना नहीं चाहिए? क्या उसके ऊपर में डिबेट नहीं होना चाहिए? क्या हो रहा है? तो बात ये महत्वपूर्ण है, विकास की अवधारणा, कौन सा विकास, कैसा विकास, किसके लिए विकास। तो ये सारी बातें घूम फिर के आती है वही वर्ग भेद पर, वही वर्गवाद पर और वही विकास की अवधारणा पर। इस दो मूल बिंदु के ऊपर में, हमारे प्राकृतिक संसाधनों के ऊपर में किसका अधिकार है और जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है, जो हमारा संविधान में जो प्रदत्त नागरिकों के अधिकार है, ये मूल विषय है जिससे जनता जागृत होगी और अपने अधिकारों के लिए फाइट करेगी। इसको कोई भी जो सरकार है वो सिलेबस का विषय नहीं बना रही है। ये मेरा मुख्य बिंदु है। जब तक ये नहीं होगा, जब तक करप्शन को एक्सपोज कैसे किया जाए, ट्रांसपेरेंसी कैसे आए, ये सिलेबस का पार्ट होना चाहिए। इसके ऊपर में कहीं कुछ नहीं है, आम जनता जानती ही नहीं है। सीबीआई क्या है, ईडी क्या है, विजिलेंस क्या है, उसकी कार्य पद्धति क्या है, ये विद्यार्थियों को जानना चाहिए। तभी तो वो कंप्लेन करेंगे, तभी तो वो एक्सपोज करेंगे। ये विषय है जी। धन्यवाद। सही बात है। अभी कल एक घटना हुई, क्योंकि जल जंगल जमीन की बात आई तो कल एक घटना हुई और आज उसका एक काउंटर एफिडेविट डाला गया। एक कंपनी है, कुछ हमारे जानने वाले हैं में जुड़े हुए हैं, नाम जो आ रहा है वो भी मेरा परिचित है। जंग जंगल जमीन की बात आई, वहां पे माइनिंग का पैसा ईडी क्लेम कर रही है कि पॉलिटिकल कैंपेन में दिया गया, जो कि बात झूठ नहीं है, सच है। पैसा ऐसे ही आता है, ऐसे ही लगता है, ऐसे ही दिया जाता है। कोई भी पार्टी हाथ में पैसा नहीं देती है, वो उसके चैनल होते हैं, उसके थ्रू देती है। ये बिल्कुल 16% सच है। राणा अभी यहाँ पर जिसे बोलते हैं ना, हमाम में सब नंगे हैं, वैसी स्थिति यहाँ पे हम राय 12 बलदेव जी, ये आवाज आ रही है यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की, इस पे आज से जब वो बनाई जा रही थी और जब लाई गई थी उस समय कुछ लोगों ने बातचीत की थी और बातचीत करने के बाद सब भूल गए। नई बात, कुछ नया होगा, कुछ नया किया जाएगा, कुछ नया मुद्दा रखते हैं। ऐसे ही होता है, ऐसे ही चीजें चलती हैं, क्योंकि अभी तक तो ऐसे ही चली हैं, कुछ बदलाव नहीं हुआ है। जो एजुकेशन जो हमारे गोपाल जी बोल रहे हैं कि जल जंगल जमीन, अरे ये सारे लोग तो वही हैं। आज बीजेपी में 50% 40% वो लोग जुड़े हुए हैं जो कि 2014 से पहले बीजेपी में नहीं थे। और यही पैटर्न ऐसे ही चलता है। जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी और वो सरकार हटने के बाद जब 10 साल बीजेपी सत्ता में नहीं रही, तो बहुत सारे लोग वहां चले गए थे जहां पे पावर थी।
तो ये एक राजपूत वर्ग है जो कि चीजों को कंट्रोल करता है। मैं किसी जाति विशेष से कोई वो नहीं है, मैं एक कॉमन नेम दे रहा हूँ कि जिनको सिर्फ और सिर्फ सत्ता से मतलब होता है, सत्ता में कैसे उनके काम चलते रहें, उनको ठेके मिलते रहें, उनके उनके आन बान शान बनी रहे, वो एक स्थितियां हैं। और इसमें अगर हम अपने जातिगत वो उठा लें, अ, मतलब आंकड़े उठा लें, तो उसमें भी आपको पता चलेगा कि इसमें सभी शामिल हैं और सभी मजहबों के लोग शामिल हैं और सभी के शामिल हैं। बस हाँ, परसेंटेज में वेरिएशन हो सकता है, किसी के 10% होंगे तो किसी के 30% होंगे, किसी के 20% होंगे। इतना ही फर्क है, इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं है सबको। और ये सारी जो प्रॉब्लम है, ये जो सारी समस्या है, ये जो नैतिकता की कमी, आचरण जो लोगों के खराब हो गए। आवाज बंद हो गई अभिषेक जी आपकी। अभिषेक जी आवाज नहीं आ रही है। कौन कौन कितने लोग जा रहे हैं? अभिषेक जी आवाज नहीं आ रही आपकी। आवाज बंद हो गई। अभिषेक जी का कनेक्शन कट गया। बलदेव जी आप क्लोज कर दीजिए। हाँ, मतलब आज का जो विषय था ना, बहुत अच्छा विषय था। और अगर हम समाज का सुधार करना चाहते हैं तो इस प्रकार के डिबेट जो है चलनी चाहिए। और शिक्षा, क्योंकि ऐसा है ना, समाज जो है, समाज सत्ता जो है उसको प्रभावी बनाने के लिए समाज में इस प्रकार के चिंतन चिंतन करने वाले लोग हैं, उनका समूह बनेगा, तब जाकर ये सारी व्यवस्थाएं जो है ठीक होंगी। सरकार के बस का नहीं है, सरकार जो केवल मात्र सत्ता भोगने के लिए होती है। तो इसलिए समाज सत्ता को प्रबल बनाने पड़ेगा। तो आज का जो विषय चल रहा था, बहुत अच्छा विषय था शिक्षा पर। तो मैं समझता हूँ कि इस एक दिन फिर इस पर डिबेट की जाए, चर्चा की जाए। और समाज का भला कर चाहने वाले लोग जो वास्तव में शिक्षा जो है, वास्तव में शिक्षा क्या है, इस बारे में चर्चा करके फिर एक निर्णय लिया जाए। और फिर समाज में उस निर्णय को लाया जाए और समाज का प्रभाव जब बनेगा, तब जाकर सरकारें सब ठीक हो जाएंगी। मैं समझता हूँ कि आज बड़ी सी डिबेट हुई है और इस प्रकार की डिबेट चलती रहनी चाहिए। तो सभी का आभार, धन्यवाद। कल मिलेंगे। जी धन्यवाद। जी। मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया था, मैंने दूसरे से लॉगिन किया है। अब हमें कार्यक्रम का समापन करना चाहिए, समय हो चुका जी, है, नौ समापन कर पैंतालीस दिया। हो रहा है। कल फिर हम समापन लोग कर। मिलेंगे। धन्यवाद, ठीक सभी है। को शुभ रात्रि। ठीक।